नमस्कार, मैं रविश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला रखने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट को लेकर एक तरफ बड़े बड़े सपने दिखाए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ इसके लिए जिनके घर उजड़े हैं वो फिलहाल ऐसे हर सपने से खुद को दूर पा रहे हैं। इससे पहले कि आप एयरपोर्ट के बनने के बाद इसे कौन उद्योगपति खरीदेगा, वही वाला तो नहीं खरीदेगा, इस टाइप के लतीफे में व्यस्त हो जाएं, इसकी परवाह करनी चाहिए कि ऐसी बड़ी बड़ी योजनाओं के लिए बड़ी कुर्बानियां कौन देते हैं। किसान किस तरह की मानसिक यातना से गुजरता है, उसे मुआवजा मिलता है, लेकिन वो मुआवजा भी इतनी आसानी से नहीं मिलता। मुआवजा मिलने और नई जगह में बसने से पहले वो अपने गांव और घर से उजड़ता है। क्या आप जानते हैं कि इनके उजड़ने की क्या प्रक्रिया है? या मुआवजा देकर सीधे बुलडोजर चला दिया जाता है, या उससे पहले इन्हें गांव में घुमाया जाता है कि एक बार अपने गांव को जी भर के लिए देख लो। वह एक खुले घर से, किसान एक खुले घर से दड़बे नुमा मकान में जाता है, उसके लिए सब कुछ नया और अनजाना हो जाता है। ये वही किसान हैं जिनकी पहली कुर्बानी के बाद मिडिल क्लास और अमीर क्लास विकास की उड़ान भरता है। कभी आपने नहीं सुना होगा कि किसी अमीर बस्ती को उजाड़कर विकास की कोई नई योजना लॉन्च की जा रही है। अगस्त में रवीश रंजन ने उन किसानों से बात की थी जो किसान अपने घर से उजड़कर नए घरों में बस रहे थे। कुछ साल के बाद जब आप जेवर एयरपोर्ट से किसी जहाज पर बैठिएगा तो इस तरह के उजड़े गांव और सूने आंगन को जरूर याद करिएगा और सोचिएगा कि विकास के लिए कैसे किसानों ने विस्थापन के दर्द को झेला। जेवर एयरपोर्ट के लिए 8 गांवों का अधिग्रहण हुआ है। यहाँ हमारी 700 गज जगह थी, 700 मीटर, और वहाँ में लिए 300 मीटर। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि पुराने मकान गिरा दिए गए, लेकिन नए मकान अभी वो नहीं बना पाए हैं। लिहाजा कोई किराए पर तो कोई गिरे मकान में ही रह रहा है। बारिश में भीगते हैं यहाँ पे, और क्या करें, बारिश पड़ती थी, यही जगह पड़े रहते थे, भीगते थे, बुखार हो गया, बीमार हो गए। ये जेवर का इलाका है जहाँ उजड़े गांव वालों को बसाने की तैयारी चल रही है। में सब कुछ खुला था, अच्छा वातावरण था, खुला डुल्ला महसूस होता था। इधर हमको जैसे दर्द में मुर्गी नहीं थी, मुर्गी ऐसे हमको महसूस हो रहा था। रवीश रंजन ने 14 अगस्त को यह रिपोर्ट फाइल की थी। इस रिपोर्ट के 3.5 महीने बाद यानी 23 नवंबर को अरविंद उत्तम और सौरभ शुक्ला इसी इलाके में फिर से गए। जिस एयरपोर्ट को लेकर सरकार उपलब्धियों की सूची लंबी लंबी बनाई जा रही है, उसी एयरपोर्ट के लिए विस्थापित किसानों की शिकायतों की सूची भी कम लंबी नहीं। सौरभ ने बताया कि जेवर में बनने वाले एयरपोर्ट के कारण 9,000 किसान परिवार विस्थापित होंगे। यह कोई सामान्य संख्या नहीं है। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री किसान आंदोलन के नेताओं से भले बात नहीं करते हैं, उन किसानों से भले बात नहीं करते जो आंदोलन में हैं, लेकिन किसानों का बड़ा सम्मान करते हैं। हमारा सवाल यही है कि इसके भूमि पूजन में क्या ये 9,000 किसान परिवार भी बुलाए जाएंगे जिनकी जमीन पर भूमि पूजन किया जाएगा? पहले चरण में पारोही, रुन्हेरा, रोही, दयानतपुर, किशोरपुर, बनवारी दास की जमीन ली गई है। क्या उन लोगों से पूछा जाएगा कि मकान बनाने, मलबा हटाने का पूरा पैसा सभी को मिला है या नहीं मिला है? तैयारियां जोरों पर हैं, टूटी सड़कें बनाई जा रही हैं, प्रशासनिक अमला रंग रोगन में लगा हुआ है। आखिरकार गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी जो पहुंच रहे हैं जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास के लिए। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम वाली जगह से ठीक 700 मीटर दूर रोही गांव में 45 साल के ओमपाल पिछले 3 साल से पॉलीथीन के तंबू में रह रहे हैं। ना ओमपाल को अब तक मुआवजा मिला है और ना ही भूमि अधिग्रहण कानून के तहत रहने के लिए प्लॉट दिया गया है। काफी ठंड लगती है, 3 साल हो गए हम यहीं पे रहते ऐसे ही। कब ना ही प्लॉट दे रहे हैं, नहीं हमें जमीन का पैसा मिला, मुआवजा जो ट्रेजरी में जमा 2 साल हो गए हमें फाइल लगाए हुए। क्यों लेट हो रहे? अब ये मालूम नहीं, ये तो अधिकारियों के हाथ में। दरअसल रोही गांव के सभी घरों को एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण के बाद ढा दिया गया था, लेकिन अब तक लगभग 100 किसान परिवार ऐसे हैं जिन्हें या तो मुआवजा नहीं मिला, अगर मुआवजा मिला भी है तो कानून के मुताबिक शहर में रहने के लिए प्लॉट नहीं मिला।
82 साल के रामस्वरूप भी 1000 गज के अपने पक्के घर को ढहा दिए जाने के बाद अपनी पत्नी के साथ तंबू बांधकर रहने पर मजबूर हैं। जमीन को मुआवजा जायज ना मिलो, अच्छा, ना ही मकान को मिलो। अच्छा, प्लॉट दियो 90 मीटर, 90 मीटर में हम क्या कर लेंगे? हमें चाहिए, कोर्ट में हमारा केस चल रहा है। क्या मांग कर रहे हैं आप? हम चौगने की मांग है। अच्छा, विस्थापन के लिए हमें जमीन चाहिए कवर्ड एरिया की पूरी। रोही गांव से निकलकर हम एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहित किए गए नंगला शरीफ गांव पहुंचे। वहां हमारी मुलाकात 45 साल के हसन मोहम्मद से हुई। हसन मोहम्मद का घर भी 3 साल पहले एयरपोर्ट बनाने के लिए ढहा दिया गया था। तब से वो अपने 4 बच्चों के साथ कंक्रीट के बीच इस तंबू में रहने के लिए मजबूर हैं। हसन को मुआवजा तो मिल गया, पर रहने के लिए प्लॉट नहीं मिला, इसलिए मजबूरी में छोटे बच्चों के साथ 6 बाई 6 के तंबू में इस साल भी ठंड काटने के लिए मजबूर हैं। हमें 5-5.5 लाख रुपए मिल गए हैं। हमें प्लॉट नहीं मिला, मकान का पैसा नहीं मिला। हम सर यही पड़े हैं झोपड़ी में बना के अपनी में, झुग्गी में रहते हैं। अब ये छोटे मोटे बच्चे हैं, अब इनने कहाँ ले जाके पटके हम ले जाके। कागज बिल्कुल तैयार है जी, देख सकते हो आप भी। कागज में कोई कमी हो तो ये लिखा तो उनकी हाथ की है, कोई मेरे हाथ की नहीं है। नंगला शरीफ गांव के करीब 15 किसान परिवार हैं जो ऐसे तंबू में रहने पर मजबूर हैं। यहाँ बिजली काट दी गई है और पानी का इंतजाम नहीं है। बिजली नहीं, कुछ भी नहीं, काट ली, घर फोड़ दिए हमारे, बिजली काट दी। बिजली नहीं है? नहीं है जी। मुआवजा मिला अभी? अभी मुआवजे नहीं मिले। जिन लोगों को 100 गज का प्लॉट मिल गया वो यहाँ अपने जानवरों के लिए रहने पर मजबूर हैं, क्योंकि 100 गज के प्लॉट में खुद रहें या अपनी गाय भैंसों को रखें। मुझे 50 मीटर का प्लॉट दिया है, उसमें मैं रहूं कि अपने पशु न रखूं, क्या करूं मैं? पशु वहां पर हम पाल नहीं सकते। क्यों? बस शर्त लिखी हुई है जी कि आप पशु बकरी भैंस कुछ नहीं पालोगे यहाँ पर। अलग दे दो। अच्छा, हाँ जी, पशु आड़ तो कैसे चलाओगे अपना काम? बस जी, ये सबसे सिर दर्द बना हुआ मैटर है जी हमारे साथ में। खेड़ा दयानतपुर के रहने वाले 62 साल के अजय प्रताप सिंह लगभग 500 किसानों के साथ मिलकर भूमि अधिग्रहण के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। अजय प्रताप का आरोप है कि सरकार ने किसानों को 4 गुना मुआवजा देने की बजाय 2 गुना मुआवजा ही दिया है। पहले इन गांवों को शहरी क्षेत्र दिखाया, फिर तकनीकी खामी बताकर आबादी को ग्रामीण घोषित कर दिया। नियम के मुताबिक अगर जमीन शहरी है तो मुआवजा सर्किल रेट का 2 गुना मिलता है और ग्रामीण क्षेत्र में मुआवजा 4 गुना देना पड़ता है। ऐसा कहीं देश में नहीं हुआ जहां ग्रामीण आबादी को ग्रामीण मान लिया जाए और कृषि भूमि को शहरी मान लिया जाए। 2 गुना दिया गया, 4 गुना नहीं दिया। हम ग्रामीण हैं तो हमें 4 गुना मुआवजा चाहिए। जेवर से बीजेपी के विधायक धीरेन्द्र सिंह मानते हैं कि अधिग्रहण में जल्दीबाजी हुई है, जिस वजह से किसानों को सही मुआवजा और निवास नहीं मिल पाया है। किसानों को जो विस्थापन हुआ है उसमें समय की और आवश्यकता थी, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार का समझौता था संबंधित कंपनी से कि कब तक उन्हें जमीन को दिया जाना, उसलिए किसान भाइयों को दिक्कत तो हुई है, लेकिन अधिकारियों के साथ बैठकर हम उनकी दिक्कतों का समाधान कराने के लिए समय समय पर बैठकें करते हैं। गुरुवार को यहाँ बड़ी रैली होगी। बीजेपी सरकार बताएगी कि कैसे यहाँ चमकता एयरपोर्ट बनेगा, लेकिन सच ये भी है कि जिन किसानों की जमीन पर ये दावे किए जा रहे हैं वो अपने घर उजड़ जाने के बाद तंबुओं में रहने पर मजबूर हैं। कोई यहाँ इस बात से नाराज नहीं है कि यहाँ एयरपोर्ट बन रहा है। सब खुश हैं कि यहाँ एयरपोर्ट बन रहा है, इलाके का विकास हो रहा है। बस इनका कहना है कि सभी को सही समय पर मुआवजा मिल जाए, प्लॉट मिल जाए और जो कानून के मुताबिक है उसके तहत सब कुछ किया जाए। उनको कोई समस्या नहीं है। अभी भी सैकड़ों परिवार यहाँ पर तंबुओं में रह रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि इनको प्लॉट मिल जाए, मुआवजा मिल जाए, ताकि वो यहाँ से चले जाएं और अपने जानवरों को भी ले जाएं, क्योंकि ये सब जानवरों पर निर्भर हैं, दूध का काम करते हैं। अगर जानवर नहीं रख सकते तो उनके लिए घर किस काम का। सहयोगी मोहम्मद मुर्सलीन के साथ जेवर में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। हर कोई गांव लौटना चाहता है, नहीं लौट पाता तब भी यादों में रोज लौटता है। अमेरिका जाकर भी लोग अपने गांव को याद करते हैं। एक भरोसा रहता है कि उनका गांव वहां रहेगा, शहर भले कई बदल जाएं, वे कभी भी उस गांव में जा सकते हैं। शहर में तो खुली हुई जगह है नहीं, और देहात में हम थोड़ा ज़्यादा जगह में रहते, पशुपालन भी करते, और शहर के अंदर वो वहाँ पे सब मुमकिन नहीं होगा, तो हमें तो परेशानी होगी।
देहात के आदमी को सारे जितने भी देहात के लोग हैं सबको परेशानी होगी वहाँ। और हमें तो देखिए जी, हम कम से कम 500-500 मीटर या 1000 मीटर के मकानों में रहते हैं गांव के अंदर, और शहरों में हमें वहाँ 50 मीटर के मकान में कैद कर दिया गया है। उसमें भी उसके आसपास कोई खुला एरिया नहीं है, वो बहुत ज़्यादा क्लोज में दिया है उन्होंने, 50-50 मीटर करके ऐसे ही दिया है। कुछ अच्छी डेवलपमेंट की व्यवस्था नहीं है वहाँ पे। यह कोई सामान्य कुर्बानी नहीं है। जिन किसानों के आंदोलन से मिडिल क्लास चिढ़ा रहता है, उन्हीं के सपनों के लिए किसान अपना घर, अपना गांव दे देते हैं। लेकिन हम परवाह तक नहीं करते कि अपने घर को टूटते देख किसी के मन पर कितना गहरा और लंबा असर पड़ता होगा, मुआवजे के बाद उनका जीवन किस तरह से बदल जाता होगा। पत्रकार जयदीप हार्डिकर ने भारत के कई हिस्सों में घूम घूमकर विकास की योजनाओं के द्वारा विस्थापित हुए लोगों पर क्या असर पड़ा है, इसका अध्ययन किया है और एक किताब लिखी है, अ विलेज अवेट्स डूम्सडे। यह किताब अंग्रेजी के अलावा हिंदी में भी इस नाम से छपी है, यहां एक गांव था। पेंगुइन से यह किताब छपी है। दोनों ही किताब आपको अमेज़न में मिल जाएगी। नर्मदा का बेसिन ले लीजिए, यहाँ कई सारे जो है बांध बन रहे हैं। उसके बाद में आप सिंगरौली चले जाइए, वहां आपको थर्मल पावर प्लांट्स मिल जाएंगे बेहिसाब। आप दक्षिण में चले जाइए, जंगलों कहीं भी आप चले जाइए जहां विस्थापन होता है। ऐसा कोई राज्य नहीं है भारत का जहां विस्थापन की त्रासदी से लोग उजड़े नहीं है। तो आप कई सारे उदाहरण दे सकता हूं। एक उदाहरण दूंगा, कोयना बांध जो 1953 में जब पहला प्लानिंग कमीशन का मतलब पहला पंचवार्षिक योजना जब हमारी बनी देश की, तब उस बांध का निर्माण शुरू हुआ। आज 70 साल हो चुके हैं, लेकिन कोयना बांध के विस्थापितों का पुनर्वसन पूरी तरह अभी भी नहीं हुआ है। और वो पूरे कोयना में ही नहीं, कोयना के आजू बाजू में अपना बसेरा कैसे वैसे जैसे तैसे तीसरी चौथी उनकी पीढ़ी आ चुकी है, अभी तक उनको जमीन नहीं मिली, उनको मुआवजा नहीं मिला। आप गोसी खुर्द का देख लीजिए, गोसी खुर्द ये भंडारा जिले में एक बड़ा प्रकल्प है, बड़ा बांध है। आप नर्मदा सागर चले जाइए, सरदार सरोवर चले जाइए, आप कहीं भी चले गए। बरगी बांध को आप देख लीजिए, जहां मैं गया था। बरगी बांध के विस्थापित, उनकी परिस्थिति तो इतनी विकट थी कि रातों रात उनकी जमीन छीन गई और वो अपने आप को संभाल नहीं पाए। बहुत बड़े किसान थे। जबलपुर में कुछ लोग चले गए, कुछ लोग उजड़ के भोपाल चले गए। अस्त व्यस्त हो जाता है लोगों का जीवन। अब आते हैं जेवर एयरपोर्ट को लेकर किए जा रहे दावों पर। कहा जा रहा है कि कार्गो हब बन जाने के बाद इलाके की तकदीर बदल जाएगी। इस टाइप के सपने हिंदी अखबारों में हर दिन छप रहे हैं। ऐसी खबरें छप रही हैं कि इस एयरपोर्ट के बनने से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर करीब 5,50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। यह अमर उजाला में छपा है कि 5.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। पीआईबी की एक प्रेस रिलीज है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बन रहे इस हब के कारण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर 20 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। असम में 20 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है, क्या नोएडा में केवल 5.5 लाख मिलेगा? यह दावा किस आधार पर किया जाता है कि 20 लाख को रोजगार मिलेगा या 5 लाख को रोजगार मिलेगा? इस तरह के दावों की जवाबदेही क्यों नहीं तय की जाती है? इसी तरह 2016 में जब मोदी सरकार ने टेक्सटाइल सेक्टर को 6,000 करोड़ का पैकेज दिया तो कह दिया कि 3 साल में 1 करोड़ रोजगार मिलेगा इस सेक्टर में। जब संसद में सवाल किया गया तब कपड़ा राज्य मंत्री दर्शना जारदोश कहती हैं कि सरकार टेक्सटाइल सेक्टर में रोजगार पैदा होने का लक्ष्य नहीं तय करती है। अंग्रेजी में ऐसे लिखा है, द गवर्नमेंट डजंट फिक्स टारगेट फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन टेक्सटाइल सेक्टर। यह सवाल बीजेपी के सांसद अशोक महादेव राव नेते ने ही पूछा था कि क्या यह सही है कि पिछले 5 वर्षों में टेक्सटाइल सेक्टर में लक्ष्य से बहुत कम रोजगार पैदा हुआ है। जब जेवर एयरपोर्ट को लेकर रोजगार के दावे किए जाएंगे या किए जा रहे हैं तो आप पूछिए कि टेक्सटाइल सेक्टर में क्या 1 करोड़ रोजगार आया? यह बात तो 2016 में सरकार ने कही थी, 2021 में तो आप पूछ ही सकते हैं। एक और उदाहरण देना चाहता हूं आपको। गुजरात में 3,000 करोड़ की लागत से सरदार पटेल की मूर्ति बनी। इसके लिए भी जमीनें ली गई। हम केवल मूर्ति देखते हैं और सराहते हैं,
लेकिन जिन किसानों ने जमीन दी उनका क्या हुआ? क्या इस मूर्ति के कारण उनकी तकदीर बदली या मुआवजे के साथ उनकी कहानी खत्म हो गई? अब वहां के किसानों का हाल कोई नहीं लेता और ना बताया जाता है। इसे लेकर पीयूष गोयल का एक चर्चित बयान याद दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि आने वाले वर्षों में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के इकोसिस्टम में 1 लाख करोड़ का कारोबार पनपेगा। The Statue of Unity alone at Kevadia will create an ecosystem which can generate 1 lakh crores, that's about $15 billion, only in and around the Statue of Unity and all the engagements associated with that over the next 4 or 5 years. It can create an annual $15 billion ecosystem. हम आपको कितना याद दिलाएं, लेकिन इन्हीं पीयूष गोयल का एक और बयान एडजस्ट तो हो ही सकता है, याद दिला सकते हैं। जब वे रेल मंत्री बने, उन्होंने कहा कि 1 साल के भीतर रेलवे के इकोसिस्टम में 10 लाख नौकरियां दी जा सकती हैं। कुछ भी बोल दो, क्या उनके इस बयान का हिसाब दिया जा सकता है? कोई देगा? जेवर की तरह असम में बन रहे कार्गो हब से 20 लाख रोजगार पैदा होगा। किसी एक प्रोजेक्ट का सरकार हिसाब दे दे, एक प्रोजेक्ट का, कि हमने कहा था कितना रोजगार पैदा होगा और इतना ही हुआ। इसलिए जेवर एयरपोर्ट को लेकर जब इस तरह के दावे किए जाएं कि 5.5 लाख रोजगार मिलेगा, तो इन बातों को याद कीजिएगा। जेवर एयरपोर्ट को तमाम खबरों में देश का पहला मल्टी कार्गो हब लिखा जा रहा है। इसी तरह का कार्गो हब नागपुर में भी 15 साल से बन रहा है, और जो आज तक बनकर तैयार नहीं हुआ, बल्कि 15 साल से भी ज्यादा हो गए। पत्रकार जयदीप हार्डिकर ने इंडिया टुगेदर नाम की वेबसाइट पर नागपुर के मिहान प्रोजेक्ट के बारे में खूब लिखा है। जब आप उस प्रोजेक्ट से जुड़ी पुरानी खबरों को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि शुरू में कैसे कैसे सपने दिखाए जाते थे। सपने दिखाने वाले बाजी मार जाते हैं और सपने देखने वाले बर्बाद हो जाते हैं। एक बड़े सपने को पूरा कैसे करते हैं, ये नागपुर और विदर्भ के लोगों के साथ मिलकर नितिन गडकरी जी ने दिखाया है। अपना नागपुर और विदर्भ क्षेत्र आर्थिक गतिविधियों का सबसे बड़ा केंद्र कैसे बने, युवाओं को रोजगार के असीमित मौके कैसे दिए जा सकें, इन्हीं सवालों और सोच के साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सबसे पहले मल्टी मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब एंड एयरपोर्ट एट नागपुर यानी मिहान की संकल्पना सबके सामने रखी। नागपुर की यह वीडियो नितिन गडकरी के YouTube चैनल पर आज भी है। इसमें दावा किया गया है कि मिहान की कल्पना सबसे पहले नितिन गडकरी ने की। दावे के वीडियो में प्रोजेक्ट को सपने जैसा सच दिखाया गया है, लेकिन आज तक यह प्रोजेक्ट सपना ही है, अधूरा रह गया। इसके बाद भी पिछले साल इसी नवंबर में इस वीडियो को अपलोड किया गया है, यानी जो प्रोजेक्ट फेल है उसका भी प्रचार अपने फायदे में किया जा रहा है। साल 2014 में उन्होंने 50,000 युवाओं को मिहान के तहत रोजगार का वादा किया। इंडिया टुगेदर की साइट पर जयदीप की यह रिपोर्टिंग उन सपनों के खंडहर में बदलने की गवाह है। इन्हें पढ़ते हुए जेवर एयरपोर्ट को लेकर दिखाए जा रहे सपनों की याद आ सकती है। नागपुर के इस प्रोजेक्ट को लेकर 1998 से लेकर 21 के बीच केंद्र और महाराष्ट्र में अलग अलग दलों की अलग अलग सरकारों ने खूब सपने बेचे। कार्गो हब के नाम पर जमीनों का अधिग्रहण शुरू हो गया और सपना दिखाया जाने लगा कि यहाँ क्या क्या होने वाला है। स्थानीय लोगों को समझ नहीं आया कि जब तक यहाँ मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल यूनिट नहीं आएंगी, कार्गो हब नहीं बनेगा। लेकिन सपना इस तरह से दिखाया गया कि बाहर से लोग जमीन खरीदने आ गए, स्थानीय लोग जमीन बेचने लगे। इस पूरी प्रक्रिया में गांव वालों की 30,000 हेक्टेयर से अधिक की जमीन अधिग्रहित हो गई और लोगों ने खुद से बेच दी। कार्गो हब के भरोसे बेच दी कि नया धंधा कर लेंगे, लेकिन कार्गो हब तो आज तक नहीं बना। 15 साल से ज्यादा समय तक सपना देखते देखते गुजर गया। आखिर लोग कैसे भरोसा नहीं करते? 8 अगस्त 2014 को लोकसभा में अरुण जेटली का एक लिखित जवाब मिलता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए एयरफोर्स स्टेशन की 278 हेक्टेयर जमीन मिहान प्रोजेक्ट को दी जाएगी। इसके अलावा 2015 में भी रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का लोकसभा में एक जवाब है, लिखित जवाब है कि कैबिनेट ने एयरफोर्स की 278 एकड़ जमीन महाराष्ट्र सरकार को देने के आग्रह पर मुहर लगा दी है।
ऐसी खबरों में जब आप केंद्रीय मंत्री के बयान को देखते हैं कि प्रधानमंत्री की कैबिनेट है, इसमें रक्षा मंत्रालय जुड़ा है, राज्य सरकार जुड़ी है, तब यकीन करने लगते हैं, मजबूर हो जाते हैं और किसी को भी लगेगा कि सरकार प्रोजेक्ट बनवा रही है तो इस जगह की तस्वीर बदल जाएगी। लेकिन फरवरी 2021 में नागपुर से सांसद और परिवहन मंत्री गडकरी का एक बयान आता है। 1 फरवरी के इंडियन एक्सप्रेस में गडकरी का बयान छपा है। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि मेहान यानी नागपुर का कार्गो हब कब बनेगा, तो गडकरी जवाब देते हैं कि मुझे नहीं लगता कि कभी बनेगा। मुझे लगता है कि इसे प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। खबरों में लिखा है कि गडकरी मानते हैं कि इस प्रोजेक्ट को लेकर अब बात नहीं होनी चाहिए। तब गडकरी एक और बात कहते हैं कि हम वर्धा जिले के सिंधी में कार्गो हब बनाने की योजना बना रहे हैं। एक जगह फेल तो दूसरी जगह का सपना दिखा दो, शिफ्ट करते रहो। अगर इसे समझना है तो इस दौर में हर खबर को पढ़ने के साथ उस खबर से मिलती जुलती पुरानी खबरों को पढ़ा कीजिए। हमारी यह आदत ना होती तो आपको यह नहीं बता पाते कि इसी साल फरवरी में नागपुर के जिस कार्गो हब को गडकरी बेकार बता रहे थे, उसी कार्गो हब को लेकर 2009 के चुनाव में सपने दिखा रहे थे और यह खबर भी उसी एक्सप्रेस की खबर का हिस्सा है। लिखा है कि 2009 के चुनाव के पहले गडकरी ने नागपुर के यशवंत स्टेडियम में एक बड़ा कार्यक्रम किया। बहुत लोग आए और कहा कि उनका सपना है कि मेहान सफल हो, रोजगार के सपने दिखाए और यह भी कहा कि इससे विदर्भ जैसे पिछड़े इलाके में विकास की शुरुआत हो जाएगी। राजनीति में आप कुछ भी बोल सकते हैं, यह फायदा है पॉलिटिक्स में। इसी तरह का कार्गो हब नागपुर में 1998 से बनना शुरू हुआ। उसे भी देश का पहला कार्गो हब कहा जाता रहा। उस प्रोजेक्ट का संक्षेप में नाम है मेहान। लेकिन इसके पहले आप इसे देखें, पुरानी खबर है, यह भी याद कीजिए। 2017 में कैबिनेट ने 35 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी और कहा कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के रूप में इन्हें विकसित किया जाएगा। 2017 से 2021 आ गया। उस फैसले के बारे में संसद में इसी जुलाई में सरकार ने कहा कि इनमें से 32 प्रोजेक्ट बनने लायक हैं या नहीं, इसका अध्ययन हो रहा है। अभी जमीन की पहचान हो रही है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह तैयार किया जा रहा है। चेन्नई, बेंगलुरु और नागपुर और गुवाहाटी का जिक्र है जिनके लिए जमीन ली जा चुकी है, मगर नागपुर में बनने वाले हब की हकीकत कुछ और है जो अब बता रहा हूं। पत्रकार जयदीप हार्डिकर कहते हैं कि नागपुर में कार्गो हब के नाम पर जो सपना बेचा गया उससे स्थानीय लोग बर्बाद हो गए। सबसे ज्यादा बर्बादी आई शिवन गांव में। पहले से भी इसकी जमीनें विकास की योजनाओं के लिए ली जाती रहीं, लेकिन कार्गो हब के नाम पर एक साथ 1500 हेक्टेयर जमीन चली गई। गांव खाली सा हो गया। उसके पहले इस गांव के लोग साल में 25 से 29 करोड़ का दूध उत्पादन करते थे। 5000 भैंसें थीं, 2000 गायें थीं। यहां हर दिन 40,000 लीटर दूध का उत्पादन होता था। लेकिन जमीन अधिग्रहण के बाद सब बर्बाद। यही नहीं, गांव के लोगों के पास मुआवजे का पैसा आया तो उस पैसे को ठगने के लिए नौकरी दिलाने के नाम पर कई लोग आ गए। चिट फंड कंपनियां आ गई जो उनके पैसे को 2 साल में 2 गुना 3 गुना करने का सपना दिखाने लगी। गांव के लोग थे, जमीन बेचकर ही नहीं बर्बाद हुए बल्कि इन सब चक्रों में भी बर्बाद हो गए। वास्तव में ये बेसिकली हवा में प्रोजेक्ट रहा। ये प्रोजेक्ट कभी शुरू ही नहीं हुआ। इंटरनेशनल एयरपोर्ट जरूर बन गया, लेकिन नागपुर और नागपुर के अगल बगल के इलाकों से बाहर भेजने के लिए कोई सामान नहीं था। तो इसमें बिजनेस किस चीज का होना था ये तो पता ही नहीं चला। हाँ, हुआ ये कि 15-20 गांव उजड़ गए, उनकी जमीनें गई, खेती गई, मवेशियां गए, दूध का धंधा चला गया। बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया जो नागपुर से कुछ और 40-50 किलोमीटर दूर पे भी किया जा सकता था। और बहुत बड़े पैमाने पर नागपुर शहर के आजू बाजू की जो खेती की जमीन थी, वो खेती की जमीन रियल एस्टेट में कन्वर्ट हो गई। अगर आप नागपुर के इर्द गिर्द घूमेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि बंजर जमीन है। बेसिकली ये सारे लैंड प्लॉट्स हो गए। प्रोजेक्ट तो आया नहीं, इकोनॉमी बढ़ी नहीं। हुआ ये कि 15-20 गांव की आबादी इस विस्थापन की त्रासदी में फंस गई। जिस गांव की जमीन, शिवनगांव नाम का जो गांव है, उस गांव की जमीन जो एयरपोर्ट के एक्सपांशन के लिए एक्वायर की गई, उनका पुनर्वसन अभी तक नहीं हुआ है, तो वो वहां से उठने के लिए तैयार नहीं है। उनकी खेती की जमीन चली गई है।
इमारत बना देने से, रनवे बना देने से कोई कार्गो हब सफल हो जाए ये जरूरी नहीं। हम ये नहीं कहते कि जेवर का सफल नहीं होगा, लेकिन इस वक्त जो सपने बेचे जा रहे हैं उन सपनों की जवाबदेही होनी चाहिए। शिलान्यास के पत्थर पर ही उन वादों को, उन दावों को लिख दिया जाना चाहिए जो 25 तारीख को किए जाएंगे, ताकि महंगाई को सपोर्ट करने वाले हमारे देश के योग्य युवा इसका भी सपोर्ट कर सकें कि जब हम 110 रुपए पेट्रोल भरा सकते हैं तो नौकरी क्यों चाहिए। सरकार का काम था सपना दिखाना, हम युवाओं का काम था सपना देख लेना। ऐसे सुंदर और योग्य युवाओं के रहते देश वाकई सपनों के समान लगता है। आप सपना नहीं, प्राइम टाइम देख रहे हैं। ब्रेक ले लीजिए। जनजातीय गौरव दिवस से सियासत के केंद्र में आए आदिवासी समुदाय को अपने पाले में करने की खींचतान का दौर शुरू हो चुका है। स्वतंत्रता संग्राम के जननायक बिरसा मुंडा की जन्मतिथि मनाने के बाद अब चर्चा में टंट्या मामा का बलिदान दिवस है। इसके अलावा टंट्या भील की जयंती पर यात्रा निकालने का कार्यक्रम है, जिसे कांग्रेस आदिवासी युवाओं को गुमराह करने का काम बता रही है। और भी कई तरह के ऐलान किए जा रहे हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मानपुर का नाम जननायक टंट्या भील के नाम पे रखा जाएगा। और पाताल पानी में जो टंट्या मामा का मंदिर है उसका भी जीर्णोद्धार करवाया जाएगा। और इंदौर शहर में भंवरकुआ चौराहे का नाम परिवर्तित करके जननायक टंट्या भील चौराहे के नाम से किया जाएगा। आपको लग रहा होगा नाम में क्या रखा है। एक टंट्या मामा के नाम पर अचानक 4 सरकारी प्रतिष्ठान, लेकिन जनाब नाम बदलने में सियासत रखी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में आदिवासियों की जनसंख्या लगभग 1,65,00,000 है। विधानसभा की 230 में से 47 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। 2008 में बीजेपी ने उनमें से 29 जीती। 2013 में आंकड़ा बढ़ा, 31 आदिवासी विधायक बीजेपी के टिकट पर जीते, लेकिन 2018 में 47 आरक्षित सीटों में बीजेपी को सिर्फ 16 सीटें मिली। इसके अलावा 84 सीटें ऐसी भी हैं जहां आदिवासी जीत और हार तय करते हैं। इसलिए आजकल आदिवासी कैमरों के सामने मुख्यमंत्री निवास में खाना भी खा रहे हैं। सेल्फी विद सीएम का भी दौर है, निशाने पर कांग्रेस है। अरे ट्राइबल यूनिवर्सिटी का नाम तो ट्राइबल के नाम पर रख देते रे। ट्राइबल यूनिवर्सिटी का नाम भी रखा तो इंदिरा जी के नाम पर रखा। क्या ट्राइबल के नाम से तुम्हें चिढ़ती? इतने महापुरुष में हमारे। कांग्रेस कह रही है ये चुनाव के लिए झुंझुना थमाने की कोशिश है। आज जननायक को शहीद याद आ रहे, मोदी आ रहे, ये शिवराज जी आज अपने रेलवे के नाम बदल रहे हैं स्टेशनों के। भाई अगर आपको विकास करना है तो आदिवासी फंड का उपयोग करें, छठी यूनिवर्सिटी लागू करें जहां आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। ये तो आपने किया नहीं। वैसे इन प्रतीकों के अलावा कुछ और सच्चाई भी है। 15 नवंबर को भोपाल आए बड़वानी लिम्बी के मीठाराम घर नहीं लौट सके। भोपाल में ही सड़क हादसे में मौत हो गई। परिजन कहते हैं कोई देखने तक नहीं आया। अब जनप्रतिनिधि जो ना मुख्यमंत्री वहीं पे, प्रधानमंत्री वहीं पे, तो ऐसा कार्यक्रम में इसका जो ना तत्काल उसका इलाज हो जाता, भर्ती हो जाता तो इसकी जान भी बच सकती थी। सरकारी समाचारों के बीच एनसीआरबी के आंकड़े 30 को और बढ़ाते हैं, जिसके मुताबिक मध्य प्रदेश में 2020 में आदिवासियों के प्रति अत्याचार के 2401 मामले दर्ज हुए। 2019 में यह आंकड़ा 1922 था। 2018 में 1867, यानी 2 साल में 28% ज्यादा। इन सब के बीच आदिवासियों को आवासीय भू अधिकार पत्र, राशन आपके गांव, महुए को हेरिटेज शराब का दर्जा, छोटे मुकदमे वापस लेने, साहूकारों से अधिक ब्याज दर पर लिए गए ऋण समाप्त होने जैसे कई ऐलान भी हुए हैं। मध्य प्रदेश में आदिवासी वोट बैंक को लेकर कांग्रेस, बीजेपी और जेएस के बीच में संघर्ष तेज है। हर दल आदिवासियों के प्रतीकों, उनके मुद्दों को लेकर मैदान में नजर आने की होड़ में है, लेकिन एक छोटे से उदाहरण से आप समझ पाएंगे नीति, नियत और ऐलान के बीच फर्क को। मध्य प्रदेश में 10,000 से ज़्यादा वन ग्रामों में सामुदायिक वन संसाधनों के मिलने की बात हुई, लेकिन इसी मध्य प्रदेश में 3 लाख से ज़्यादा व्यक्तिगत वन पट्टों की मांग और दावे अभी तक लंबित हैं। बड़वानी से मुनाफ, रीवा से जावेद और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।